अग्रिम सहित वेज और मीन सहित कुल बजट व्यय 3,19,94,25 लाख। और इसी के अगले कॉलम में मार्गोपाय अग्रिम रहित वेज और मीन्स के बिना 2,71,881 करोड़ का आंकड़ा आपने दिया। यानी वेज और मीन्स के लिए 2021-22 में आपने 48,000 करोड़ का प्रावधान किया। और मैं सदन का ध्यान 2022-23 की बी की ओर दिलाना चाहता हूं। उसके भी कॉलम 7 के अंदर आपकी बजट साइज है वेज एंड मीन्स सहित 3,46,182 करोड़ और वेज और मीन्स रहित है 2,94,182। यानी 21-22 में आपको वेज और मीन्स के लिए 48,000 करोड़ रुपए चाहिए और इस 22-23 में 52,000। और जब आप आरी में आए सभापति महोदय, मैं एक बात से सहमत हूं, आपने कहा यह बजट का स्वरूप इस और बजट का महत्व खत्म हो गया। बजट के अंदर बजट की बी आती है, बजट की आरी आती है और बजट की बी और आरी के आंकड़ों में इतना विशाल अंतर हो जाता है और उसके पर सप्लीमेंट्री डिमांड आती है, मुख बंद करके हम पास कर देते हैं। मुख्यमंत्री जी, ये जब आप आरी में आए, आरी में 2022-23 की आरी में आपका बजट साइड तो वही 3,82,000 वही, पर आपका अग्रिम रहित वेज एंड मीन्स रहित जो 2,98,246 करोड़ यानी 84,000 करोड़ की बड़ी राशि आपको सिर्फ वेज एंड मीन्स के लिए जरूरत पड़ी। ये एक वर्ष में 32,000 करोड़ की वेज और मीन्स की ये बढ़ोतरी, ये किस ओर संकेत करती है, इसकी चिंता निश्चित तौर पर करनी चाहिए। और सभापति महोदय, मैंने अभी सीएजे की रिपोर्ट 2022-23 तो सभापति महोदय 2021-22 पेज नंबर 5 पैरा नंबर 1.4.1 आपकी हालात क्या है, कितनी बात करो। ओडी में सरकार कब जाती है, कब जाती है? रिजर्व बैंक के सामने जाकर गिड़गिड़ाती है ओडी में पैसा दो, उस समय जाती है सभापति अध्यक्ष महोदय जब सरकार के पास पैसा नहीं होता। ये मैं नहीं कह रहा, ये सीएजे की रिपोर्ट कह रही है। 2021-22 में 143 दिन 67 बार आपने 37,630 करोड़ की ओडी में आप गए और 25 करोड़ से ज्यादा की राशि आपको सिर्फ ब्याज पेटे देना पड़ा। ओडी में आप कुछ दिन के लिए गए होंगे, पर आपकी अर्थव्यवस्था बीमार होकर आईसीयू की ओर जा रही है। ओडी में जाना इस बात को संकेत करता है। सभापति महोदय, एक बात मुख्यमंत्री जी के भाषण में मैं सदैव सुनता हूं और इन्होंने इस बार भी बजट में अपने बजट में कहा था कि वो सारे कर्मचारियों को विद्युत उत्पादन प्रसारण निगम, विश्वविद्यालय, सबको ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में आएंगे। मुख्यमंत्री जी, आपसे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने पूर्ववर्ती सरकारों को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। मैं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए कह रहा हूं, 2010 में जब पीएफआरडीए ट्रस्ट बना था ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत, उसमें दक्षता और किसी ने नहीं किए, मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री के रूप में किए थे। और मैं इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, पर मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, आपने कबीना की बैठक में इस बात को मंजूर किया, राज्य के कर्मचारियों को कहा कि पीएफआरडीए फंड में जो 42,000 करोड़ की विशाल राशि जमा है, जिसमें सरकार और कर्मचारियों का 10% अंशदान है, मैं जीपीएफ के अकाउंट में पैसा लेकर आऊंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं बात इसलिए छेड़ रहा हूं, न्यू पेंशन स्कीम के अंदर इस पीएफआरडीए फंड से कोई भी कर्मचारी अपनी राशि में से 25% राशि किसी भी समय में जरूरत पर विड्रॉ कर सकता था। आपने 6 सर्कुलर निकाले, आपके वित्त विभाग ने उस पर बैन लगाया और इसलिए आपने कहा कि अब जीपीएफ चालू हो गया, जीपीएफ के फंड में मैं पैसा लेकर आऊंगा। आप जीपीएफ के फंड में पैसा नहीं लेकर आई। आप चाहे कुछ भी कह दें, कुछ सवाल अनुत्तरित होते हैं। वो अनुत्तरित सवाल जब बोलना प्रारंभ करते हैं तो चीखते हैं। ये चीख कर्मचारियों के निकले नहीं। इसके लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप प्रबंध करो, इतना विशाल बजट साइज लेकर आए, ये पैसा कर्मचारियों का जीपीएफ फंड में डालें
और सभापति महोदय, ये जो पेंशन का भार कितना आएगा 2024-25 पर, ये FRBM एक्ट 2023-24 पेज 24 प्राकृत वार्षिक पेंशन दायित्व 2024-25 में आएगा 30,671 करोड़ में, 2025-26 में आएगा 31,485 करोड़। ये चेतावनी है। मैं ओल्ड पेंशन स्कीम का विरोधी नहीं हूं, ठीक आपने लागू की, पर आप आने वाली सरकारों के लिए एक कंटीला मार्ग छोड़कर जा रहे हो। अध्यक्ष महोदय, मैं अब सदन का ध्यान FRBM एक्ट 2022-23 के पेज 9, जिसमें पूंजीगत व्यय का वर्णन किया है, और बजट स्टडी 2023-24 के पेज 36 जिसमें कर्जे की बात कही है। मैं दोनों बात एक साथ रखना चाहता हूं और मैं ये सिद्ध करना चाहता हूं, ये पहला मौका है राजस्थान की हुकूमत के सामने। आपने बेतास कर्जा लिया, कर्जा हमने भी लिया था, हमने कर्जा लेकर उससे 96% एसेट बनाए थे। आपने कर्जा लेकर एसेट्स नहीं बनाए, आपने अपने रोजमर्रा के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को के खाते को पूरा करने का काम किया। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं कोई मन से नहीं कह रहा, ये जो आंकड़ा कह रहा है, जो FRBM एक्ट पेज 9 में पूंजीगत में आपका 2021-22 के एक्चुअल्स है 24,151 करोड़, और जो कर्जा लिया, जो अकाउंट्स आए, CAG ने जो लिखा इसको ऑडिट किया, वो है 37,018 करोड़ 55 लाख। यानी पूंजीगत व्यय जिससे हम एसेट्स बनाते हैं, घोषणा करते हैं, मुख्यमंत्री जी ने इनकी घोषणा पूरी जोड़ेंगे तो पता लगेगा कितने लाख करोड़ की घोषणा कर डाली, सड़कें, पुल, चिकित्सालय, भवन, पर इनमें जो आपका एक्सपेंडिचर है पूंजीगत व्यय, वो कर्जे से 12,866 करोड़ ज्यादा। 2022-23 की आरी में मैं बात करूं तो आपका पूंजीगत व्यय था 29,141 करोड़, और कर्जा जो आरी में आपने लिया तो उसमें तो रिकॉर्ड बनाना ही अपने को 40,696 करोड़, यानी 11,555 करोड़ रुपया। अध्यक्ष जी, ये पूंजीगत व्यय से ज्यादा कर्जा, और अब इस बार जो आप कीर्तिमान स्थापित करने के लिए बी लेकर आए हो, ये बी कभी आपने आज तक पूरी नहीं की, मैं आगे बताऊंगा। ये पहली सरकार होगी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर को पर कैंची चलाए, विकास के काम को रोके। 38,000 आरी में 38,061 करोड़ का आपने पूंजीगत व्यय दिखाया, और कर्जा ले रहे हैं आप 46,122 करोड़। मैं समझता हूं सभापति अध्यक्ष महोदय, कर्जा लेना सरकार की मजबूरी हो सकती है, विकास के लिए कर्जा लो, स्कूल बनाओ, विद्युत संयंत्र बनाओ, पर आज भी बिना भवन के जो आपके कॉलेज चल रहे हैं ना, बिना भवन के अंग्रेजी स्कूल चल रहे हैं। ये जो आपने तबाड़ तोड़ घोषणा की थी, हमें विद्युत की दृष्टि से सरप्लस हो जाएंगे, हमें अलग अलग समय में आपने 6 विद्युत संयंत्र बनाने की बात कही थी, आज एक भी धरती पर नहीं है। इसलिए नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है। और सभापति अध्यक्ष महोदय, ये जो पूंजीगत व्यय है, ये जो 2022-23 में आपने 34,809 करोड़ किया, और जब आप आरी में आए 2022-23 में इसको कम करके कर दिया 29,141 करोड़। ये सभा अध्यक्ष महोदय, ये 3,252 करोड़, ये फिगर कितना भी हो सकता है, पर राजस्थान में विकास के सपने दिखाकर सपनों को तोड़ना नहीं, सपनों को आग लगाने के समान है। और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये अभी सभापति महोदय RBI की एक रिपोर्ट आई थी। RBI की रिपोर्ट ने कहा कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1 रुपया खर्च करते हो तो उसी फाइनेंशियल ईयर में 245 रुपए का रिटर्न मिलता है। आप धन्यवाद केंद्र सरकार के बारे में बहुत बात कही, पर सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, केंद्र सरकार के 2023-24 के बजट में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें से 33% की बढ़ोतरी की है। पहली बार 10 लाख करोड़ का प्रावधान किया, 10 लाख करोड़। और मैं समझता हूं नहीं सब अध्यक्ष जी, 2023-24 के बजट में केंद्र सरकार ने एक नायाब योजना लाकर राज्यों को बताई है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने के लिए राशि देने का प्रावधान रखा है।
अब आप हमेशा अगर जेब में पत्थर ही रखोगे, कलयुग है, मुख्यमंत्री जी को पत्थर कोई नहीं खाता, हाथ तो आगे करेगा ही। ऐसी योजनाएं अपने चलते हैं, बात करते हैं आपको। पर मैं निवेदन करूं अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी का वित्तीय प्रबंधन बड़ा शानदार है। ये सीएजी की रिपोर्ट है 2021-22 के बजट पैरा 7.10। आपने अपने रेवेन्यू रिसिप्ट को बढ़ाने के लिए रास्ते बड़े जोरदार चुने। ये सीएजी की रिपोर्ट कह रही है 31 मार्च 2022 तक कुल 2053 पीडी खाते थे और अकेले मार्च महीने में 152 और खोल लिए, और आपने उसमें पैसा कितना डाला? 59,750 करोड़ रुपए 31 मार्च को पीडी खाते में, और इसमें अकेले मार्च महीने में 7,296। और ये इसका एक कारण सभापति महोदय सीएजी ने इसलिए पकड़ा कि जब कभी भी घोषणा कर दी, घोषणा करने के बाद विकास का काम हुआ नहीं, क्योंकि वो तो धरती पर आया नहीं कोई काम। पैसा पीडी अकाउंट में डालो, 31 मार्च निकले तो रेवेन्यू रिसिप्ट में डाल लो, और फिर कह दो कि देखो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट कम हो गया। मैं समझता हूं, और इसमें मुख्यमंत्री जी 18,221 करोड़ रुपए तो अनस्पेंड पड़े रहे। ये मेरी बात नहीं, ये रिपोर्ट है। और इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि सरकार की जो हालात है, सरकार घोषणा करके भूल जाए, ये सरकार की आदत है। पर सरकार की हालात क्या है? मैं सीएजी की रिपोर्ट 21-22 पेज 6 पैरा 1.4.2 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उसमें कमिटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर होना ही होना है, वो कमिटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सीएजी ने अपने अकाउंट्स में लिखा है, जिस फिगर पर आप हम कोई विवाद भी नहीं कर सकते, 1,47,854। और इसी जो कि कुल आपकी राजस्व प्राप्तियां 1,83,290 का 80% है। अब सभापति महोदय, विकास की बात हम कितनी थोथी बातें कर लें, आपका रेवेन्यू रिसिप्ट का 80% तो कमिटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और अगर नॉन कमिटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करूं तो यह 61,936 करोड़ रुपए, जो रेवेन्यू रिसिप्ट का है 1,83,290 का 33%। और ये राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों का अंतर मैंने पहले बता दिया। और मैं समझता हूं कि राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियां, इसमें हमारा ऑन टैक्स रेवेन्यू भी है, हमारा शेयर इन सेंटर टैक्स भी है, नॉन टैक्स रेवेन्यू, यूनियन ग्रांट भी है। और ये जो पैसा है, चिंता इस बात की है, सीएजी क्या कह रही है? सीएजी कह रही है कि इस पैसे में 56,602 करोड़ वेतन में गए, 28,101 करोड़ ब्याज अदायगी में गए, 23,391 करोड़ पेंशन में गए, और सब्सिडी में गए 23,364 करोड़, और सामाजिक सुरक्षा की पेंशन में गए 9,240 करोड़, और अन्य अनुदान में गए 6,640। कुल मिला के ये 70.5% पैसा इन चीजों में खर्च हो रहा है। हाँ, सरकार को निश्चित तौर पर, आप सोशल सिक्योरिटी एक्ट की बात करते हो, मैं उसके विरुद्ध में नहीं हूं, पर हमें यह कह देना चाहिए कि हमारा ध्येय अब इस राजस्थान में 1 इंच सड़क बनाने का, 1 भवन बनाने का नहीं है, क्योंकि पैसा हमारे पास नहीं है। और सभापति महोदय, पहली बार नहीं है, 2021-22 में इनका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर कमिटेड एक्सपेंडिचर था 71.4%, 2021-22 में सीएजी की है 70.5%। मैं आंकड़े बोलकर ज्यादा समय खराब नहीं करना चाहता। मुख्यमंत्री जी, आपने अपने बजट रिप्लाई में एक बात कही थी, चिंता की बात भी थी, और अध्यक्ष जी आज आप भी कह रहे थे कि केंद्र सरकार अब अपनी केंद्रीय परिवर्तित योजना में जो केंद्रीय हिस्सा है उसको कंसोलिडेटेड फंड में नहीं डालकर उसको पीडी अकाउंट में, उस योजना के पीडी अकाउंट में डालते। मैंने सोचा कि इस आंकड़े को देखें इस बार क्या हुआ है, तो सीएजी के अंदर हो सकता है कोई और बच गया हो। सीएजी की रिपोर्ट 21-22 पेज 5, उसमें जो भारत सरकार लिखा है, भारत सरकार द्वारा सीधी अभिकरणों को जारी राशि 21-22 में 7,835 करोड़ रुपए नरेगा में पंचायत राज संस्थाओं को जारी कर दिया। गुना कर दिया, आपको बुरा लगा होगा। और 4,554 करोड़ रुपए अमेर से आने वाले माननीय सदस्य 66 लाख किसानों को वो प्रधानमंत्री सम्मान निधि के रूप में उनके खाते में दे दिए। हाँ, ये जरूर 2345 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के अंदर उन्होंने जमा कराए। तो मैं समझता हूं कि ये एक आभासी वातावरण बनाना
केंद्र सरकार ने सारी योजनाओं का पैसा पीडी अकाउंट में डालना चालू कर दिया। मैं इसको